ध्यान दीजिएगा कि बेस्ट जजमेंट को दो पार्ट में स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ये देखिए, अगर स्टार्टिंग का चार्ट आपको थोड़ा सा भी याद हो, बेस्ट जजमेंट के ऊपर क्या था? नॉट फिलर ऑफ रिटर्न अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या मतलब है नॉट फिलर जो रिटर्न है? मतलब आप आते तो हैं टैक्स के दायरे में, मगर आप टैक्स को नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज कि वो बंदा ही काउंटिंग में नहीं है। तो जो लोग काउंटिंग में हैं उनको तो इजीली ट्रेस कर लिया जाएगा, जो काउंटिंग में नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ होता है। तो आइए बेस्ट जजमेंट को समझते हैं। अंडर जीएसटी देयर इज ऑप्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑल्सो। In this method, officer hold the power to assess the tax by going through available information, document, situation. Assessment is considered best judgment assessment when, कब ये किया जाता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। ऑफिसर इज यूजिंग हिज बेस्ट एफर्ट। सर इसका क्या मतलब बेस्ट एफर्ट? ऑफिसर अपने संज्ञान में बातों को लेगा, अपनी नॉलेज में लेगा, और अगर उसको लगता है कि हमें चेक करना चाहिए, तो आप कहेंगे सर चेक करना चाहिए तो पहले हमने सेल्फ असेसमेंट तो कर रखा है, इसका मतलब कि हमारे आइटम गलत थे इसलिए चेक करेगा। बेटा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि इसमें उनको लेते हैं जो अभी तक का काउंटिंग में नहीं आए हैं, या फिर जिनका असेसमेंट होना था वो छूट गया, उन्होंने असेसमेंट नहीं करवाया। जो लोग पहले काउंटिंग में थे, असेसमेंट हो चुका था, तो उनके लिए तो सेल्फ असेसमेंट हो ही चुका है, और सेल्फ असेसमेंट के बाद में स्क्रूटनी भी हो चुकी है, प्रोविजनल भी हो चुका है। और यहाँ पर उनकी बात है जो अभी तक का काउंटिंग में नहीं थे, और उनको देख करके, उनके बिजनेस को देख करके ऑफिसर को लगता है अपने जजमेंट के हिसाब से, तो वो इनको काउंट में ला सकता है। पॉइंट नंबर 2, ऑफिसर इज कंसीडरिंग ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड सिचुएशन। क्या करेगा? सारी इंफॉर्मेशन सिचुएशन को चेक करेगा। थर्ड, डिसीजन डज नॉट इंडिकेट एनी प्रीजुडाइज। इसका मतलब कोई दुश्मनी नहीं है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि दरोगा है, पुलिस इंस्पेक्टर है, पिक्चरों की बात कर रहा हूँ, चिढ़ जाता है तो किसी को भी उठा करके दुश्मन को जेल में डाल देता है, भिजवा देता है। मतलब ऐसा काम नहीं होगा, कोई पहले से आइडिया नहीं होगा, जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। और जो डिसीजन लेगा ये अपना लॉजिक के बेस पर होगा। अगर टैक्स लगाया तो प्रूव करेगा कि हाँ बिजनेस हुआ और इसके ऊपर जीएसटी अराइज हुई। देन फिफ्थ, डिसीजन इज नॉट फोर्स्ड और विलफुल। जबरदस्ती नहीं काम किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आते हैं इसी के आगे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी डन इन अ फॉलोइंग केसेस। ये सारी चीजें तो जो है कंडीशंस को बता रही, किसको बता रही है? व्हेन, हमें कब बेस्ट जजमेंट करना होता है, ये तो व्हेन को बता रही है। अब बात आती है कि कैसे हमें इसको करना है, किस सिचुएशन में। तो स्टार्टिंग में चार्ट में आपको दो सिचुएशन दिखाई दी। क्या? इफ द टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल रिटर्न, मीन्स आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और साथ में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप कहते हैं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं, हम कोई रिटर्न रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो इसमें वो कंडीशंस आती हैं। और दूसरे में वो पर्सन है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अंतर ये है पहले में कि वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है इसका मतलब है कि ये रजिस्टर्ड है, इनको ट्रेस करना बहुत ही आसान है, मगर ये फिल नहीं कर रहे हैं। दूसरे में उनकी बात आती है जो कि बेटा रजिस्टर्ड ही नहीं है। बताइए इतने में किसी स्टूडेंट को डाउट? नो सर। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं और फॉर्म को नहीं फिल कर रहे, तो ऐसे में क्या सिचुएशन दे रखी है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है आपके सामने, जिस पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मंथली रिटर्न, टीसीएस रिटर्न बाय आईएसडी, 9th नोटिस जो दिया गया, रिटर्न ऑफ इनवर्ट सप्लाई, टीडीएस रिटर्न, फाइनल रिटर्न, यही सब चीजें जो हैं इस सेक्शन में इंक्लूड होती हैं। ये 9 कंटेंट अगर नहीं किए गए तो माना जाता है कि आप जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए देखिए ये नोट दे रखा है, इस नोट में साथ साथ दे रखा है एनुअल रिटर्न को इस सेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, समझ गया ना, एनुअल रिटर्न इसका पार्ट नहीं होगा। देन एक्सरसाइज द पावर गिवन अंडर सेक्शन 62, द ऑफिसर विल असेस द टैक्स विद द बेस्ट जजमेंट। तो सर फिर इसको हम करेंगे कैसे? तो देखो यहाँ हिंट दे दिया गया, इतनी 9 पॉइंट्स में ये पाया गया कि उसने रिटर्न जो है वो सप्लाई नहीं किया। तो अगर रिटर्न ना देने की वजह से असेस्टिंग ऑफिसर फिर से चेक करना चाहेगा तो कैसे वर्क करेगा? तो उसे वही सारी पावर होंगी, वही सारा प्रोसीजर फॉलो होगा
जो बेस्ट जजमेंट में होता था। क्लियर? बस लिमिट इसकी ध्यान दीजिएगा, दिस कैन बी डन विद इन 5 years ऑफ द डे ऑन विच द रिटर्न ऑफ द कंसर्न ईयर वॉज पेंडिंग। इसका मतलब है कि जो लास्ट टाइम था जिस समय तक का केस फाइल कर देना चाहिए था, रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था, उस डेट से 5 साल तक का टाइम असेसिंग ऑफिसर के पास होता है। 5 साल के अंदर वो बेस्ट जजमेंट सेक्शन में आके वर्क कर सकता है, और अगर 5 साल बीत गए तो फिर ये राइट खत्म हो जाएगा, फिर आप केस नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे आते हैं, इफ टैक्स पेयर फाइल रिक्वायर्ड वैलिड रिटर्न्स विद इन 30 days ऑफ द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट विल बी डीम्ड नल एंड वॉइड। मतलब बेस्ट जजमेंट शुरू हो गया, सपोज करिए आप पहले बहुत खलीफा थे कि हम फिल नहीं करेंगे, मगर ऑफिसर पीछे पड़ गया, ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट शुरू कर दिया, और जैसे ही बेस्ट जजमेंट शुरू हुआ उसके 30 दिन के अंदर अगर आप अपने आप से फाइल कर देते हैं कंडीशन, देखो क्या है, द टैक्स पेयर फाइल रिक्वायर्ड वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ द बेस्ट जजमेंट, द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट विल बी डीम्ड नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब अब इस बात का कोई मतलब नहीं रहता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या टैक्स पेयर का सर मौज मौज? नहीं बेटा, टैक्स पेयर के ऊपर अभी लायबिलिटीज दो चीजों की है, इंटरेस्ट ऑन फाइन, क्योंकि गलती तो करी है ना, तो क्या हर हालत में इंटरेस्ट ऑन फाइन देना होगा? नहीं, हर हालत में नहीं देना होता है। अगर एप्लीकेबल होगा तो आप देंगे, अगर एप्लीकेबल नहीं सेक्शन तो कैसे देंगे? ओके। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड केस में आते हैं। सेकंड है अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ये वो है जिनको पकड़ना मुश्किल है, बड़े मुश्किल से ढूंढ, क्योंकि रजिस्टर्ड ही है नहीं है। तो इसमें क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, ही इज सपोज टू बी रजिस्टर्ड बट इज नॉट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, ही कैन बी कैंसल जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय देयर ओन रजिस्ट्री। तो इस तरीके से जो जीएसटी का है ये रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो इनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें फिर क्या करेंगे भाई, अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं, मुश्किल है, इन दिस केस ऑफिसर विल सर्व अ 15 days नोटिस। तो इस फॉर्मेट में वो 15 days का नोटिस करेगा बिफोर द बेस्ट जजमेंट, जजमेंट स्टार्ट करने से पहले। इफ द कंसर्न टैक्स पेयर रिप्लाई विद इन द टाइम लिमिट द ऑफिसर विल डिसाइड द केस। तो कहने का मतलब है, ट्रेस करा, ट्रेस करने के बाद में नोटिस दिया गया, 15 दिन के अंदर, अगर टाइम लिमिट के अंदर जो सॉरी 15 दिन जो है वो नोटिस का पीरियड है, और फिर उस टाइम लिमिट के अंदर अगर कंसर्न टैक्स पेयर अपना रिपोर्ट दे देता है तो बेस्ट जजमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर मान करके हम उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट का कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, कोई डाउट इसके ऊपर क्लास? नो सर। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट डे रखा है, आखिरी के 10 मिनट बचे हुए थे, समरी असेसमेंट। तो समरी असेसमेंट सबसे लास्ट पार्ट है, नंबर 1, समरी असेसमेंट इज एप्लीकेबल सेक्शन 64। याद हो? ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। दिस सेक्शन प्रोवाइड स्पेशल पावर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू असेस द टैक्स लायबिलिटी। इफ एन ऑफिसर इज कंफर्म दैट द लेट टैक्स असेसमेंट विल लीड टू रेवेन्यू लॉस एंड टैक्स असेसमेंट इज इमीडिएटली नीडेड, ही विल ऑर्डर असेसमेंट अंडर द 16 ASMT 16 आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर। किसका मतलब है समरी का, कि अगर ऑफिसर को ये लगता है कि जो लेट हो रहा है असेसमेंट, इसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाए, या हो सकता है डेटा बीच का गायब कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से पावर ले करके, ऑर्डर ले करके असेसमेंट किया जा सकता है। ये फर्स्ट वाले पॉइंट की बात कही जा रही है। तो हम लोगों ने फर्स्ट कंप्लीट किया, सेकंड पे आते हैं। अब टैक्स, इफ द टैक्स पेयर कंसीडर द असेसमेंट टू बी इनकरेक्ट, ही विल रेज अ रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट समरी असेसमेंट। तो देखो, जो ये फर्स्ट वाला पार्ट था ये किसकी तरफ से था, ये ऑफिसर की थिंकिंग थी। क्या ऑफिसर की थिंकिंग थी, कि वहां पर लेट हो जा रहा है, और देखो क्या लेट टैक्स असेसमेंट, ये ऑफिसर की तरफ से थिंकिंग थी, मगर यहाँ पर टैक्स पेयर अपनी तरफ से बात रखेगा। मतलब दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, कि टैक्स पेयर क्या कहेगा, अभी तक जो भी असेसमेंट हुआ है हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो एक बार फिर से असेस कर लिया जाए, समरी कर लिया जाए। इसमें थोड़ा डाउट स्टूडेंट्स को रहता है, तो समझिए इस बात को, जैसे आपकी कॉपी चेक हुई, क्लास में कॉपी आपको शो हुई, तो आप ज्यादा कानूनी कार्रवाई में नहीं पढ़ना चाहते, रिक्वेस्ट करते हैं सर एक बार और देख लीजिए, हो सकता है कहीं कुछ, सर देखिए मेरे हिसाब से ऐसा है, तो ये वही रिक्वेस्ट होती है। पॉइंट नंबर 3,
ऑफिसर विल सेंड द ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द टैक्स पेयर एप्लीकेशन विद इन 30 days। तो अब टैक्स पेयर की बात हो रही है, उसने एप्लीकेशन दी, या तो वो एक्सेप्ट हो सकती है या तो रिजेक्ट हो सकती है, मगर इसकी जो डेट है वो 30 दिन है। 30 दिन के अंदर ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि हम यस दे रहे हैं या हम नो दे रहे हैं। एक्सेप्ट किया तो यस, रिजेक्ट किया तो नो। 4 पॉइंट पे आते हैं, समरी असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिंग असेसमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी इन अ पर्टिकुलर केस। क्योंकि ये बचाता है इसलिए प्रोटेक्टिंग टर्म यूज हो रहा है। कुल मिलाकर ये मानिए कि समरी असेसमेंट सब कुछ हो जाने के बाद में सबसे लास्ट की स्टेज का एक कवच है, एक राउंड सर्किल है, इससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। 5th पॉइंट पे आते हैं, इफ द सप्लायर ऑफ गुड्स इज नॉट असर्टेनेबल द पर्सन इन चार्ज ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी अ पर्सन लायबल टू बी असेस्ड। इसका क्या मतलब है कि जो मेन सेलर था वो इंडिया छोड़ करके भाग गया, तो हम किसको पकड़ें? तो उसके यहाँ जो एजेंट होगा, जो उस जगह गुड्स का इंचार्ज होगा, हम उसको पकड़ेंगे और वो लायबल होगा टैक्स को पे करने के लिए। ये बात आपकी हुई किसकी? समरी असेसमेंट की, क्योंकि लास्ट में इस पर राउंड चल रहे हैं। अब जाके समरी असेसमेंट कंप्लीट होता है आपका। फिर लगातार हम लोगों ने जो बात करी वो वेरियस फॉर्म्स के ऊपर बात करी। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्म्स दे रखे हैं जो फॉर्मेट थे, GS1, GS2, GS3 से लेकर के ये 16 तक का थे वैसे, तो हम लोगों ने कवर अप किए। तो क्या सर ये 18 फॉर्म हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है? बेटा ये क्योंकि बुक है तो बुक में पूरा कोर्स पॉइंट कवर अप किया गया, तो ये लिस्ट है उस फॉर्मेट की। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो एक बार इसको आप पढ़ करके देख सकते हैं। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके ऊपर फिर क्या बन सकता है इस चैप्टर के ऊपर? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखिए ये है, घबराइए नहीं, इससे आपको शॉर्ट नोट भी मिल जाएंगे और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द असेसमेंट ऑफ टैक्स। कल भी किया था, आज समझा दिया। कितने टाइप्स का है ये आज हम लोगों ने कवर अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इफ द एसएससी इज नॉट एबल टू असेस, जब वो असेस नहीं कर पा रहा था, असेस करता तो सेल्फ असेसमेंट था। देन हाउ इज एन असेसमेंट डन, वो नहीं कर पाता था, तो 4 ऑप्शन थे कि नहीं थे जो मैंने चार्ट में आपको दिखाए थे? तो यहाँ पर Yes, sir. ऑप्शन को हमें बता देना है, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आता है तो घबराइए नहीं। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है क्योंकि सीधे सीधे स्क्रूटनी असेसमेंट की बात कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन प्रोविजनल असेसमेंट की, तो क्वेश्चन नंबर 2 का तो आंसर यहीं से मिल गया। देखो प्रोविजनल तो इसी उसी का का पॉइंट है। इसी का पॉइंट हो गया। इसी तरह Yes, sir. शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं आपके पास जो इंडिविजुअल एक एक के ऊपर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मान के चलिए कि अगर ऐसा पेपर है तो एग्जामिनेशन में जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा हर हालत में आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बी सी ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में आ जाती हैं। वेरी शॉर्ट की तो जरूरत ज्यादा नहीं है। तो अब आपकी बारी है, स्टूडेंट्स को जिसने पूछना चाहेंगे। No, नो sir. सर। तो आज जो है हम लोगों ने फुल फ्लेज आपके सिलेबस यूनिट नंबर 1 का कोर्स कवर अप कर लिया निरूपम की बुक के थ्रू असेसमेंट ऑफ टैक्स का, जिसमें हम लोगों ने आज का टॉपिक कवर अप किया सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी, असेसमेंट ऑफ नॉन फिलर, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड। ये 62 और 63 किसके अंडर में थे? बेस्ट जजमेंट के लिए थे। और समरी। तो Summary, yes. हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्लास आप लोगों ने बहुत ढंग से करी, आंसर दिए। किसी तरह का Thank कोई you, sir. डाउट हो, पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तो कल हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।